नमस्कार। उम्मीद है अच्छे होंगे आप लोग। और जितने भी आपके पढ़ाई से रिलेटेड पॉलिटी ज्योग्राफी के वीडियो डाले जा रहे हैं उसे देख रहे होंगे। प्रतिक्रिया तो आपकी मिलती है, उतनी नहीं मिलती लेकिन मिलती है। अच्छा, आज हम एक करंट इशू पे बात करने वाले हैं। वो यूपीएससी बीपीएससी के लिए अगर जो तैयारी कर रहे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पेपर से आप जोड़ सकते हैं। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, भारत और उनके पड़ोसी, और अन्य तमाम जानकारियों से भी जोड़ सकते हैं। और छोटे छोटे एग्जामों में भी इससे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है भारत नेपाल सीमा विवाद। इसे हम क्रम से डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले भारत नेपाल सीमा विवाद का जो तात्कालिक कारण है, क्यों ऐसा विवाद तुरंत इस समय न्यूज में आया, उसकी बात कर लेंगे। उसके बाद हम बारी बारी से कालखंड से एकदम इतिहास से लेते हुए वर्तमान तक आ जाएंगे। तात्कालिक कारण की बात करते हैं, ध्यान से समझिए। तात्कालिक कारण पहला, भारत और चीन में एक जगह है कैलाश मानसरोवर। बड़ा पवित्र स्थान है भारतीयों के लिए, हिंदू धर्म के लिए। तो कैलाश और मानसरोवर जाने के लिए भारत से 3 रास्ते हैं। देखो, पहला रास्ता भारत से होकर अगर जो कैलाश मानसरोवर जाना है, यहाँ माउंट कैलाश है, के मैं लिख दे रहा हूं, खाली जगह कम है। तो अगर जो यहां जाना है तो 3 रास्ते। पहला रास्ता उत्तराखंड से होते हुए, यहां उत्तराखंड से होते हुए, ये जो पॉइंट आपको दिया गया है ये लिपुलेख दर्रा है। तो उत्तराखंड से होते हुए लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश कोई जा सकता है। दूसरा रास्ता अगर जो भारत में ही बात करें, यहां से आते हुए फिर यहां सिक्किम से नाथुला दर्रा होते हुए फिर कोई कैलाश जा सकता है, लेकिन यहां से दूरी देख रहे हैं आप, अधिक पड़ जाएगी। तीसरा रास्ता जो अब्रॉड है, मतलब विदेशी रास्ता है, लेकिन तब भी सुलभ है। तीसरा रास्ता कोई कैसे जा सकता है, यहां से भारत से गया काठमांडू, मतलब नेपाल में, और फिर नेपाल मतलब काठमांडू से भी कैलाश जाने का मार्ग है। इसमें जो पहला रास्ता बताया गया, पहला रास्ता मतलब उत्तराखंड लिपुलेख दर्रा से, लिपुलेख पास से, पर्वत के नीचे से होकर कैलाश जाना, ये ज्यादा प्रचलित है, ज्यादा यूज में होता है। अब समझिएगा इस रास्ते में दिक्कत क्या थी। इस रास्ते में दिक्कत थी कि लोग जब जाते थे तो ये रास्ता मोटरेबल नहीं था, मतलब मोटर वाहन नहीं चलते थे। लोगों को स्केटरिंग करके जाना पड़ता था, नदियों के किनारे से जाना पड़ता था, झुक के जाना पड़ता था, मतलब तमाम समस्याएं थीं। तो सरकार ने क्या किया, इसके निदान के लिए सरकार के डिफेंस मिनिस्ट्री ने, बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस दर्रे से होते हुए कैलाश जाने के लिए भारत की सीमा में इसी दर्रे के किनारे 80 किलोमीटर की एक सड़क बनाई। वो सड़क मोटरेबल थी, मतलब उसमें मोटर वाहन आ जा सकते थे। सड़क बन गई, सड़क का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। अब समझिएगा, जैसे ही उद्घाटन हुआ, सड़क बनी, सड़क के लिए इनॉग्रेशन बहुत पहले हुआ, वो सारी बातें कुछ नहीं, जैसे ही उद्घाटन हुआ तुरंत नेपाल ने इस पर प्रोटेस्ट किया, अपनी आपत्ति दर्ज कराई और बोला ये जो लिपुलेख के किनारे आपका जो रोड है उसका कुछ क्षेत्र नेपाली टेरिटरी में आता है, मतलब नेपाल की सीमा के अंतर्गत आता है। मतलब जब रोड बन रहा था कोई दिक्कत नहीं थी, रोड जब बन के तैयार हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। जब इनॉग्रेशन होने लगा, उसका उद्घाटन होने लगा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहां गए तो नेपाल ने प्रोटेस्ट दर्ज कराया। मतलब तात्कालिक कारण ये है, लिपुलेख दर्रा रोड वाला तात्कालिक कारण, तुरंत प्रोटेस्ट दर्ज कराया। अब देखो, हम वर्तमान समस्याओं में पहुंचने से पहले हम एक बार हिस्ट्री जान लेते हैं, नेपाली हिस्ट्री और भारत का संबंध वाली नेपाली हिस्ट्री। उसके बाद हम आगे बात कर लेंगे वर्तमान चीजें, तब आसानी से हमें समझ में आ जाएंगे। देखो, हिस्ट्री की बात करें तो ध्यान से समझिए। नेपाल में 2007 से पहले नेपाल तो रिपब्लिक था नहीं। रिपब्लिक का मतलब वहां कोई संविधान तो था नहीं। वहां की सबसे ऊंची सत्ता जो राजा, किंगडम, राज सत्ता थी, राजा के ही छत्र छाया में नेपाल पला बड़ा। लगभग 85% से अधिक संख्या हिंदू है। तो नेपाली किंगडम 1814 से पहले, 1813 से पहले, जब हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया का एक एक्ट आया था 1813 में, आपको याद होगा
कि उसमें 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई थी। ईसाई मिशनरियों को अलाउ कर दिया गया था कि आप भारत में आके धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ऐसा व्यंग कसा जाता था कि भारतीय तरबूजे को सबके लिए खोल दिया गया, जो आए वो काट के खाए। ऐसा व्यंग कसा जाता है इतिहासकारों के द्वारा। तो 1813 का एक्ट आया था। 1813 का जब एक्ट आया था तो उसी समय की बात है। नेपाली किंगडम 1813 के इर्द गिर्द नेपाल की जो सत्ता थी या नेपाल की जो सीमा थी वो सतलज नदी तक थी। मतलब ये पूरा रीजन नेपाल के कंट्रोल में था। ये पूरा रीजन, आज का उत्तराखंड, ये पूरा रीजन नेपाल के कंट्रोल में था। 1813 का जब एक्ट आया तो नेपाल की भी इच्छा कुछ जाहिर हुई कि थोड़ा हम भी बढ़ने की कोशिश करते हैं। नेपाल के राजा पश्चिम बढ़ना चाहे, वेस्ट में, मतलब ये पाकिस्तान वगैरह रीजन, ये भी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही निगरानी में था। साउथ भी बढ़ना चाहे, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा में थोड़ी नोकझोंक हुई। उनकी जो वृद्धि थी उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने रोक लगाई। रोक जब लगानी चाहिए तो नेपाली सत्ता और ईस्ट इंडिया कंपनी में युद्ध हुआ, जिसे आंग्ल नेपाल युद्ध के नाम से जानते हैं। ये आंग्ल नेपाल युद्ध नवंबर 1814 से शुरू हुआ और ये मार्च 1816 तक चला। इतना लंबा युद्ध चला। मार्च 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी उस युद्ध में जीत जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब युद्ध में जीत जाती है तो अंग्रेज तो लिखा पढ़ी में ज्यादा एक्सपर्ट थे। उन्होंने नेपाली सत्ता के साथ सुगौली की संधि की। 1816 में नेपाली सत्ता के साथ सुगौली की संधि, ट्रीटी ऑफ सुगौली के नाम से जाना जाता है। ट्रीटी ऑफ सुगौली में दो प्रमुख बातें, अगर जो इस समय इस टॉपिक से रिलेटेड दो बहुत बड़ी ट्रीटी थी, लेकिन दो प्रमुख बातें कही जा सकती हैं। तो दो प्रमुख बातें क्या थी? पहली बात, नेपाली जो सत्ता ये वाली रीजन में थी, ये पूरी सत्ता को नेपाल के कब्जे, यहां ये जो नेपाल का कब्जा था, इसे हटा दिया गया। मतलब इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया, इस पूरे रीजन पे। यहां से तिब्बत और नेपाल की बाउंड्री से एक नदी निकलती है। इस नदी को हम अपने मैदानी क्षेत्रों में घाघरा के नाम से जानते हैं। इसी नदी की एक सहायक नदी है सरजू, जिसके किनारे अयोध्या बसा हुआ है। इस घाघरा नदी को उत्तराखंड, मतलब भारत और नेपाल की सीमा पर काली नदी के नाम से जाना जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुगौली की संधि में कहा कि अब नेपाली किंगडम, नेपाली राज सत्ता का अधिकार काली नदी के पश्चिम में नहीं होगा। एक बात और कह दी, आने वाले जो भविष्य में नेपाली राजा होंगे वो भी इसके पश्चिम में अपना दावा नहीं ठोकेंगे, अपना दावा नहीं करेंगे। यहां तक तो सुगौली की संधि हुई। इसके बाद समय बीतता गया। 1857 की क्रांति हुई भारत में। 1857 की क्रांति कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया में ही केंद्रित थी, जिसमें अंग्रेज के, जाहिर सी बात है, अंग्रेज सरकार ज्यादा परेशान हुई थी। 1857 की क्रांति में नेपाली राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की। मतलब क्रांति को कुचलने में नेपाली राजा ने मदद की, जैसे सिंधिया वगैरह किए थे, तो नेपाली राजा ने भी मदद की। 1857 की क्रांति के बाद क्राउन रिप्रेजेंटेशन आया, डायरेक्ट राज सत्ता शासन करने लगी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ। लेकिन बात तो वही थी, वायसराय नियुक्त हुए। तो ब्रिटिशर्स ने या ब्रिटिश क्राउन ने नेपाली राज सत्ता से खुश होकर नेपाल को कपिलवस्तु नेपालगंज लौटा दिया। कपिलवस्तु यही है और नेपालगंज भी यही है, छोटा छोटा एरिया है। दो जगह लौटाया, देखो मैंने ब्लू पेन से इसे लिखा है, दो जगह लौटाया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन से व्यापार करना था, इसीलिए उन्होंने गढ़वाल, कुमायूं, ये काला पानी वाला रीजन, इसे नहीं लौटाया जो आज का उत्तराखंड है। क्यों? फिर से मैं कह रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाली सत्ता से खुश होकर, क्योंकि वो 1857 की क्रांति को कुचले थे, दबाने में मदद किए थे, कपिलवस्तु नेपालगंज लौटाया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन से व्यापार करना था, तिब्बत से व्यापार करना था, इसीलिए लिपुलेख दर्रे वाला तक रीजन, मतलब काला पानी वाला रीजन, काली नदी से पश्चिम वाला क्षेत्र, गढ़वाल कुमायूं वाला रीजन, उन्होंने नहीं लौटाया जो आज का उत्तराखंड है। अब आगे इस बात का प्रूफ यही है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करती थी लिपुलेख दर्रे से,
चीनी चाय का ट्रेड आप सुने होंगे, चीनी चाय ट्रेड, मतलब चीन से चाय का ट्रेड किया जाता था, अफीम भेजा जाता था, बिहार से अफीम, इन सारी जगहों से अफीम भेजा जाता था। इस बात का जिक्र उस समय की एक संस्था थी, सर्वे ऑफ इंडिया एजेंसी, जो मैपिंग के लिए जानी जाती थी, मानचित्र के लिए जानी जाती थी, उसने भी इस बात को जिक्र किया है कि लिपुलेख दर्रा वाला रीजन, काला पानी वाला रीजन ईस्ट इंडिया कंपनी की जिम्मेदारी में था, उनके संरक्षण में था। अच्छा, इसके बाद ये सारी बातें हुई, देश आज़ाद हुआ। देश के आज़ादी के बाद हर तरफ जश्न हुआ। देश जैसे ही आज़ाद हुआ, संविधान जैसे ही बना, संविधान लागू होते ही नेपाली राजा ने और पंडित नेहरू ने 1950 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, मित्रता की संधि की। उस मित्रता की संधि में भी, इंडिया नेपाल की मित्रता की संधि थी, उस मित्रता की संधि में भी ये बात दोनों को मंजूर थी। लिपुलेख दर्रे से चीन के साथ ट्रेड होता था, तो ये अंडरस्टूड था, इस पर कोई बातचीत नहीं हुई। तब लोग मानते थे, शायद इसलिए भी मानते थे कि लोकतांत्रिक सरकारें नहीं थी, ये भी एक बात कही जा सकती है। शायद इसलिए भी मानते थे कि दोनों जगह हिंदू मेजॉरिटी में था। कुछ भी कहा सकता है, तमाम विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन मैं अभी तथ्यों पर बात कर रहा हूं। फिर से 1950 के बाद 1954 में पंचशील समझौता हुआ चीन के साथ, भारत और चीन के साथ 1954 में पंचशील का समझौता हुआ। पंचशील समझौते के बाद भारत चीन स्थलीय व्यापार के लिए, लैंड ट्रेड, सी रूट वाला ट्रेड नहीं, भारत चीन स्थलीय व्यापार के लिए लिपुलेख दर्रे का नाम लिया गया, जो उत्तराखंड में बताया गया। भारत सरकार उसका मैप भी जारी की। तब भी नेपाल को कोई दिक्कत नहीं थी, नेपाली सत्ता को कोई दिक्कत नहीं थी। फिर से चीन से के साथ युद्ध हुआ। चीन के साथ युद्ध हुआ तो ये लिपुलेख दर्रे वगैरह सारे बंद कर दिए गए। फिर जब कुछ समय बाद, युद्ध के बाद, 62 के युद्ध के बाद जब स्थितियां सामान्य हुई, तो 1981 से क्या किया गया, इस लिपुलेख दर्रे को कैलाश यात्रा के लिए खोल दिया गया। 1981 कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस लिपुलेख दर्रे को खोल दिया गया। कोई दिक्कत तब भी नहीं थी नेपाल को, इससे भी कोई दिक्कत नहीं थी, साफ साफ खोला गया, उसे कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं राइज हुआ। फिर से क्या हुआ, करंट में 2015 में प्रधानमंत्री मोदी चाइना गए थे। इंडिया चाइना के ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी ये बात बोली गई, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड इंडिया कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाएगा। तब भी नेपाल को कोई प्रोटेस्ट ही नहीं दर्ज कराया। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब दिक्कत यहां तक तो हम आ गए, लगभग वर्तमान समय में आ गए। लेकिन अब हम देखेंगे कि इसका फिर परिणाम अचानक क्या हुआ। अचानक क्या परिणाम हुआ? परिणाम अचानक क्या हुआ? नेपाल, जब ये सारी बातें, तत्कालिक कारण ये सारे हुए, तो नेपाल ने प्रतिक्रिया दी। पहली प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने विरोध दर्ज कराया नेपाली दूतावास में। अच्छा, विरोध ही सिर्फ नहीं दर्ज कराया, उन्होंने नया मैप तैयार कर दिया। नया मैप क्या तैयार किया? नया मैप में उन्होंने ये जो काला पानी वाला रीजन है, यहाँ लिपुलेख के पास जो काला पानी वाला रीजन है, एक रीजन यहाँ है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में, जिसे सुस्ता गांव कहा जाता है। एक रीजन यहाँ बिहार में है, सुस्ता गांव। उस सुस्ता गांव की स्थिति कुछ आप कह सकते हो ऐसी है, ऐसे नेपाली क्षेत्र है, ये इंडिया वाला क्षेत्र है और ये नेपाल वाला क्षेत्र है, मतलब ये इनक्लेव जैसा तीनों तरफ से घिरा है। तो सुस्ता गांव भारत कहता है वो पश्चिमी चंपारण जिले में बिहार में है, नेपाल कहता है वो हमारी टेरिटरी है। तो दूसरा रीजन इस रीजन को और तीसरा रीजन लिपुलेख को, नेपाल के नए मैप में इन तीनों रीजन को नेपाल ने अपनी टेरिटरी दिखा दी। अब ये तत्कालिक बातें जो हो रही हैं, तत्काल जो परिणाम निकले, नेपाली प्रतिक्रिया। अच्छा, इतने पर ही नहीं रुका, नेपाल के कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया और बोला इन तीनों रीजन को अपनी टेरिटरी में शामिल करने के लिए हम संसद से संविधान संशोधन करवाएंगे। यहां तक बयानबाजी हो गई। फिर से कुछ बयानबाजियां भी हुई, जैसे नेपाली प्रधानमंत्री ओली ने कुछ बड़ी बड़ी बयानबाजी कही। उन्होंने जैसे एक बात कही कि इंडिया का जो कोरोना वायरस है वो चाइनीज और इटली वाले कोरोना वायरस से अधिक घातक है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, उन्होंने डायरेक्ट ये बोला इंडियन कोरोना वायरस,
या इंडियन वायरस, 2-4 शब्द ऐसे बोले तो बयानबाजियां भी बहुत घातक हुई। अगली बात उन्होंने क्या कर दी, इस उत्तराखंड की सीमा पर जहां कभी सैनिक नहीं रहते थे, छुटपुट सैनिक रहते थे, गार्ड रहते थे रखवाली के लिए, वहां सैन्य तैनाती की गई और सैन्य तैनाती हेलीकॉप्टर से ले, वहां जाना आसान नहीं है तो हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचाया गया। मतलब इस विवाद को ऐसे शो किया गया जैसे अचानक नेपाल पे अटैक हो रहा हो। अब समझिएगा, अब इन सबों के हम कारण देखते हैं, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, इनके कारण और सीमा विवाद के प्रयासों को हम एक में देखेंगे, आप इनके कारण और सीमा विवाद के प्रयासों को एक में इंक्लूड करके लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। देखो, इसके कारण जो बाह्य कारण है, पहला बाह्य कारण, बाह्य कारण का मतलब नेपाल के अंदर का कारण नहीं, बाहर का कारण। ध्यान से समझिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एडिटोरियल में कई विद्वान कहते हैं, साथ में मैं भी एक पक्ष वो भी रख रहा हूं। पहला, जब ये तमाम विवाद खुलने लगा, नेपाल ने ऐसी ऐसी प्रतिक्रिया देना शुरू की, तो हमारे सेना प्रमुख ने, भारतीय सेना प्रमुख ने एक बयानबाजी की। उन्होंने कहा, नेपाल ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, इसके पीछे दूसरे का हाथ है। उन्होंने डायरेक्ट नाम नहीं लिया, लेकिन दूसरे का हाथ कहने का मतलब ही चीन की ओर इशारा था। पहली बात, ऐसा कहने से नेपाली प्रधानमंत्री ने भी प्रतिक्रिया दी कि भाई ये हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है, हम किसी दूसरे देश के इशारे पर हम काम नहीं करते। लेकिन इस बात से नकारा भी नहीं जा सकता, इस बात से नकारा इसलिए भी नहीं जा सकता, आप लोग अभी न्यूज में सुने होंगे कि चीन के साथ भी हमारे सीमा विवाद अचानक न्यूज में आए हैं, तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि सेना प्रमुख ने कहा है। वो आधारहीन या तथ्यहीन बातें नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है भाई कि ऐसा ना हो। और नेपाली संप्रभुता अखंडता पर जाहिर सी बात है, हो सकता है चोट हो, लेकिन इस बात से तो नहीं नकारा जा सकता कि बाह्य कारण नहीं है। इसके सबूत भी नहीं है, लेकिन नहीं है इसके भी कोई सबूत नहीं है, नकारा तो नहीं जा सकता। आंतरिक कारण क्या है? आंतरिक कारणों पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। आंतरिक कारण, विद्वानों का मानना है, जो अंतरराष्ट्रीय संबंध से संबंधित जो विद्वान हैं, उनका मानना है आंतरिक कारण पॉलिटिक्स है। अच्छा, आंतरिक कारण पॉलिटिक्स कैसे? जैसे अपने आप पर, अपने देश पर आना है। आप लोग देखते होंगे जब हमारे देश में चुनाव आते हैं, चुनाव के समय हमारे देश हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश ही देखते होंगे, बॉर्डर पॉलिटिक्स खेली जाती है, मिलिट्री पॉलिटिक्स खेली जाती है। जब देश के अंदर की जनता का ध्यान भटकाना होता है तो बड़े यूनिक मुद्दे चुने जाते हैं। जैसे पहला यूनिक मुद्दा, नेशनलिज्म प्रमोट करो। देश के अंदर की जनता को ध्यान अगर जो इधर उधर करना हो तो राष्ट्रवाद जैसी धारणाओं को प्रमोट करना है। बॉर्डर पर आप देखते होंगे गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। तो मैं यहां पॉलिटिक्स क्यों कह रहा हूं कि आंतरिक कारण में, नेपाल के अंदर के कारण में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। पहली बात, कुछ समय से पहले से नेपाल में अपोजिशन बड़ा मजबूत होता जा रहा था, जो प्रधानमंत्री ओली के लिए, नेपाली प्रधानमंत्री के लिए एक चिंता का विषय था। अभी हाल ही में अपोजिशन तो मजबूत हो ही रहा था, नेपाली प्रधानमंत्री की खुद की पार्टी के कुछ लोग उन्हें इस्तीफा देने के लिए बोल दिए। तो नेपाली प्रधानमंत्री ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे जनता का ध्यान और सभी लोगों का ध्यान इस मुद्दे से, मेरे इस्तीफा और तमाम मुद्दों से भटक कर कहीं और चला जाए। तो विद्वानों का मानना है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया, नेशनलिज्म का, नेपाली राष्ट्रवाद का मुद्दा उभारा। और नेपाली राष्ट्रवाद का भाई जाहिर सी बात है, तीन तरफ से इंडिया है, एक तरफ हिमालय है, बाद में चाइना है। तो राष्ट्रवाद किसके कारण उभरे? तो इंडिया बगल में था। तो कुछ लोगों का मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि आंतरिक कारण में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। नेपाली राष्ट्रपति ने भारत के मुद्दे को, बाउंड्री मुद्दे को अचानक न्यूज में लाकर अपने वो इस्तीफे और विरोध की बात दबाया होगा। ये भी हो सकता है। आपको कारणों में दोनों कारण लिख लेने हैं अपने हिसाब से। अगली बात आ जाती है कि सीमा विवाद के समाधान के क्या क्या प्रयास किए गए। तो ध्यान से समझना है, 1981 में ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना था, इंदिरा गांधी जब सरकार में थी। 1981 से लेकर 2007 तक लगभग 250 बार इनकी मीटिंग हुई। 2007 तक 250 बार इनकी मीटिंग हुई।
250 बार मीटिंग में भारत और नेपाल सीमा में 98% बाउंड्री पर बाड़ लगा दिए गए, मतलब खंभे गाड़ के तारों लगा दिए गए 2007 तक। 98% बाउंड्री जो डिस्प्यूट था वो सॉल्व कर लिया गया। अब समझिए ये आंतरिक कारण क्यों ज्यादा हाईलाइट में है, क्यों ज्यादा इस पर लोगों की निगाह जा रही है, क्योंकि 98% सीमा भारत की और नेपाल की एकदम सॉल्व है, उसमें किसी को विवाद नहीं है, ना तो भारत को विवाद है ना तो नेपाल को विवाद है। तो 98% सीमा उसकी सॉल्व है, बाकी बची 2% सीमा, और 2% सीमा बस 2 क्षेत्रों में है। एक ये लिपुलेख काला पानी वाला रीजन, यहां जो उत्तराखंड वाला रीजन, और एक बिहार वाला एक छोटा सा गांव, मतलब यही 2% सीमा है जो अनसॉल्व है, नहीं तो बाकी दोनों देश एक दूसरे से सहमत है 98% पे। तो ऐसा माना जा सकता है कि आंतरिक कारण पॉलिटिक्स ज्यादा इन्वॉल्व है, यहां ध्यान लोगों का भटकाया जा रहा है, नेपाली जनता का ध्यान इसलिए भटकाया जा रहा है क्योंकि भाई उनकी सत्ता बची रहे, ऐसा हो सकता है। अगली बात क्या हुई 2014 में, इसे भी आप आंतरिक कारण में ही जोड़ सकते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी और नेपाली प्रधानमंत्री ओली की मीटिंग हुई। इन दोनों में सहमति बनी कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की अब मीटिंग की जाएगी और ये भी जो 2% है इसे सॉल्व कर लिया जाएगा। लेकिन अब कारण क्या रहा, ये मीटिंग आज तक नहीं हुई। भारत की तरफ से ही कहा जाएगा कि भारत की तरफ से मीटिंग टाली गई। नेपाल जब मीटिंग नहीं हुई, कुछ समय पहले इस सीमा विवाद को लेकर नेपाल में जब बात चलनी शुरू हुई तो नवंबर 2019 में नेपाली प्रधानमंत्री ने प्रपोज किया कि दिल्ली हमारा एक डेलीगेंट्स जाए, एक हमारा प्रतिनिधिमंडल जाए, और प्रतिनिधिमंडल जब दिल्ली जाए तो वो इस सीमा विवाद पर बात करके मामले को किसी किनारे पर पहुंचाए। इस पर भी भारत की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई नेपाल की तरफ से। अब समझिएगा, फिर से 2020 आया। 2020 में हमारे गृह मंत्री ने भारत के नॉर्दर्न सेक्टर में, नॉर्दर्न रीजन में 2 राज्य बना दिए। 2 राज्य बनाए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, 2 यूनियन टेरिटरी, मतलब 2 राज्यों का गठन किया जो यूनियन टेरिटरी के रूप में थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। हालांकि लद्दाख या जम्मू कश्मीर कोई नेपाल से संबंधित नहीं था, लेकिन इसका संबंध क्या था, 2020 में इंडिया का नया मैप जारी हुआ। जब ये नया मैप जारी हुआ तो फिर नेपाल ने एक बार काला पानी रीजन से प्रोटेस्ट किया। काला पानी, ये लिपुलेख के बगल वाला रीजन, काला पानी बोला कि ये काली नदी जहां से आती है इसकी बाईं तरफ वाला रीजन यहाँ, क्योंकि काली नदी मियांडरिंग करती है पर्वतों पर, उसका रास्ता तो एकदम क्लियर होता नहीं है, बाढ़ आने के कारण इधर उधर हो जाता है। तो नेपाल ने, जब इंडिया का मैप जारी हुआ तो नेपाल ने प्रोटेस्ट दर्ज कराया कि ये जो काला पानी वाला रीजन है वो नेपाल का है। अच्छा, तब भी इंडिया नहीं सोचा, इंडिया ने कहा कि ठीक है, कोरोना वायरस का ये हुआ है वो हुआ है, उसके बाद ये महामारी अगर जो कम होगी तो फिर बाद में इसे हम लोग मिलके मीटिंग करके सॉल्व कर लेंगे। 2 सप्ताह पहले नेपाल में विवाद अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि ये पॉलिटिक्स, आंतरिक कारण आपको बताया गया है। इस वजह से नेपाली प्रधानमंत्री ने इसे और तूल देना शुरू किया। तब भी इंडिया की तरफ से यही रवैया रहा, बोला गया कि महामारी के बाद इस पर बैठ के बात की जाएगी। तो ये कारण रहे। अच्छा, हमने आपको शुरू से तात्कालिक कारण पढ़ाया और ये अब के कारण बताए, हिस्ट्री उसकी बता दी, हिस्ट्री के बाद परिणाम क्या हुआ ये परिणाम बता दिया गया, इसके कारण और जो भी इसका मैकेनिज्म सेट किया गया था ये भी बता दिया गया। अब अंतिम में आ जाते हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में अगर जो लिखना हो आपको, तो निष्कर्ष में क्या लिखना है, तो पहली बात, इंडिया नेपाल के संबंध रोटी बेटी के रहे हैं। रोटी बेटी का मतलब आप लोग देखे होंगे, अगल बगल के गांव में भी देखे होंगे कि नेपाल में शादियां होती हैं। जैसे मेरे ही गांव में, अगल बगल के गांव में देख लेंगे, कम से कम 10 शादियां नेपाल में हुई हैं। वहां से लोगों की यहाँ शादियां होती हैं, हिंदू राष्ट्र है, होती ही हैं शादियां। तो रोटी बेटी का संबंध है, मतलब संबंध बहुत गहरे हैं। दूसरा आप क्या कहेंगे, भारत और नेपाल की सीमा का विवाद उतना घातक नहीं है जितना भारत और बांग्लादेश की सीमा का विवाद था। जाहिर सी बात है, भारत और बांग्लादेश की सीमा का विवाद, भारत की संसद ने 100वां संविधान संशोधन किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। 100वां संविधान संशोधन, 100वें संविधान संशोधन भारत में हुआ, 100वां संविधान संशोधन। उसमें आप देखेंगे इसका नाम ही है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विथ बांग्लादेश। तो अगर जो भारत और
बांग्लादेश सीमा विवाद इतने आसानी ढंग से सॉल्व हो सकता है तो नेपाल तो छोटी चीज है, और नेपाल से तो कभी गड़बड़ रिलेशन रहे ही नहीं। तो निष्कर्ष में आपको यही लिखना है, रोटी बेटी का संबंध है। दूसरी बात, उतना घातक या उतना कलिष्ट सीमा, उतना कठिनाई के साथ सीमा तो बांग्लादेश की थी जो सॉल्व है, तो नेपाल की सीमा तो सॉल्व होनी ही चाहिए। अब वहां आंतरिक फैक्टर उनका अगर जो हुआ है, उनका आंतरिक फैक्टर अगर जो ज्यादा पावरफुल हो रहा है, तो जब आंतरिक फैक्टर उनका थोड़ा कम होगा, थोड़ा लूज होगा, तो इस सीमा का विवाद वो सॉल्व किया जा सकता है। तीसरी बात, हमारे विदेश मंत्रालय ने पॉजिटिव प्रतिक्रिया इस पर दी है कि भाई ये जो नेपाल इस पर दावा कर रहा है ये यूनिलेटरल है, मतलब नेपाल की ही तरफ से सिर्फ दावा है, एक्सेप्टेबल है, कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो ये दावा कर रहा है। तीसरी बात, उन्होंने कहा है कि जैसे स्थिति शांत हुई हम दोनों बैठ के आपस में बात कर लेंगे, इसमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। इसमें फिर आप इसमें कह सकते हैं, इसमें आगे की बात कह सकते हैं, नेपाल और भारत के संबंध नेहरू काल से ही ठीक रहे हैं। पंडित नेहरू ने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेपाल का जिक्र किया है। तीसरी बात आप कह सकते हैं, नेपाली सेनाओं के अधिकारियों को और भारत की सेनाओं को अधिकारियों को, दोनों सेनाओं के अधिकारियों को एक दूसरे की सेना में उतनी ही तवज्जो, उतना ही सम्मान, उतनी ही डिग्निटी दी जाती है जिस रैंक पे वो अधिकारी रहे। अगली भी बात का आप कह सकते हैं, गोरखा के तमाम लोग गोरखा बटालियन के तमाम लोग नेपाल से संबंधित हैं, जिनको आज भी पेंशन यहाँ से जाती है। तीसरी बात हम कर सकते हैं, इस फ्रेंडशिप ट्रीटी में जो 1950 में जो फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, उसमें साफ साफ लिखा है, जो आज तक चल रही है, कि नेपाल का नागरिक हो या भारत का नागरिक हो, दोनों नागरिक एक दूसरे के लोगों को अपने नागरिक जैसा व्यवहार करेंगे। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं, निष्कर्ष आपको पॉजिटिव देना है कि भारत और नेपाल का संबंध सुधरने योग्य है और सुधार सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये आपके सारा मामला रहा, आप इसे मैप में देख सकते हैं। ये तो अंतरराष्ट्रीय संबंध से संबंधित मामला, ये तो लिखने की बात हुई, कॉन्सेप्चुअल बातें आपको साफ बता दी गई। इससे संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन में जैसे पूछा जा सकता है, जैसे ध्यान से समझिएगा, आंग्ल नेपाल युद्ध पूछा जा सकता है। आंग्ल नेपाल युद्ध कैसे भी मोड़ के, पहला वन लाइनर क्वेश्चन जो वनडे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। दूसरा, सुगौली की संधि पूछी जा सकती है जो न्यूज में है, हिस्ट्री से कह सकते हैं। तीसरा, ज्योग्राफी से रिलेटेड, ये काली नदी पूछी जा सकती है, काला पानी पूछा जा सकता है, लिपू लेख दर्रा पूछा जा सकता है। आपको यही पूछ लिया, लिपू लेख दर्रा निम्न में से कौन से हिमालय में है, तो आपको बता देना लेसर हिमालय में है। जब ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा, बाकायदे एक हिमालय का दर्रा बताया जाएगा। तो आपको सुगौली की संधि पूछी जा सकती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, काली नदी पूछी जा सकती है, लिपू लेख दर्रा पूछा सकता है, काला पानी वाला रीजन पूछा सकता है। और तो कोई ऐसी बात है नहीं इसमें जो वन लाइनर हो पूछे जाने लायक। ज्यादा से ज्यादा ये पूछा सकता है, भारत और नेपाल का विवाद कौन कौन से राज्यों में है, तो उत्तराखंड में है और बिहार में है। बिहार वाला कौन सा रीजन है, सुस्ता गांव है जो पश्चिमी चंपारण में है। उत्तराखंड वाला रीजन जो आपको बताया गया, 2-3 रीजन इसमें है। तो वन लाइनर क्वेश्चन इससे इतने आ सकते हैं, और तो कोई वन लाइनर वाला कुछ है नहीं। तो आज यही इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और इसे आप लोग खूब पढ़िएगा, जैसा जो ना समझ में आए उसे पूछिएगा आप कमेंट के माध्यम से, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। ठीक, थैंक यू।